गाइस कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे करंट अफेयर शो में। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। तो गाइस गाइडली प्लेटफॉर्म हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पर डेली आपके लिए हम क्लासेस ले रहे हैं और कोविड-19 की वजह से अभी अपने घर से ले रहे हैं, स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं। तो गाइस इस नाजुक टाइम पर आपको हमें सपोर्ट करना है और हम तो आपका सपोर्ट हमेशा करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स गाइस, लेकिन उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। गाइस एक कोर्स जो हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो हमने खुद आपके लिए डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये जो डिज़ाइनिंग है ना, ये हमारी खुद की है। हमने कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है 1499 में और ये सारे के सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको हम सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देने वाले हैं, प्लस आपको ई बुक्स देने वाले हैं, पीडीएफ देने वाले हैं। आपको हमने टेलीग्राम चैनल अलग से दिया हुआ है ताकि आप अपने पर्सनल क्वेरी यहाँ पर रिजॉल्व कर लें। ठीक है, कोर्स का प्राइस बहुत सस्ता है गाइस। और इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूरे कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके अलावा गाइस आपको सचिन मोदी सर, रोहित सर, दो कोर्सेज आपको रीजनिंग के मिल रहे हैं। यश सर और अमित सर के दो क्वांट के बैचेस आपको मिल रहे हैं। इंग्लिश के लिए नरेंद्र सर के बैच मिल रहे हैं, मेरा जीए का बैच आपको मिल रहा है। लाइफ टाइम वैलिड है ये कोर्स, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल के बाद आप इस कोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ टाइम वैलिड है ये कोर्स। पर्सनल गाइडेंस के लिए टेलीग्राम चैनल्स पर आपको हम जोड़ेंगे जहां पर हम पहले से ही ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे एम्प्लॉय को हमने हायर किया हुआ है जो कि आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट इस कोर्स का है कि हमने अपनी मॉक टेस्ट इसमें ऐड कर दी है। मॉक टेस्ट जो हमारा प्लैटिनम पैकेज है, तो आपको क्लासेस, डाउट के लिए टेलीग्राम और मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल रहा है 1499 में। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको हमारे वीडियोस हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सीधे इस पेज पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेरी करनी गाइस, तो यहाँ पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी से आप करेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए, तो ये था क्या गाइस हमारे लिए, ये था हमारे हमारे मतलब कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के बारे में। तो हमारा मोटिवेशनल कोट, मैनी ऑफ लाइफ्स फेल्योर are experiences by people who did not realize how close they were to success when they gave up। और ये थॉमस एडिसन ने कहा है। थॉमस एडिसन गाइस, आपको पता है कि कितनी बार विफलताओं के बाद भी इनको सफलता मिली। तो जैसे कल की बात मैं करूं तो आपने शायद हमारे टेलीग्राम चैनल में एक बच्चे की बात सुनी होगी जो 6 साल से तैयारी कर रहा था। उसने ये भी बोला कि वो डेली रात को टाइम टेबल बनाता है और सुबह वो फाड़ देता है ना। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो चुका है। और बिल्कुल भाई, 6 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो बनता है। लेकिन गाइस आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं अपने सिलेक्शन के। दिन की बात थी, शायद वो दिन आपका नहीं था या उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन दिन सबका बदलता है, दिन सबका आता है और अपना टाइम जरूर आएगा, है ना। भाई हमने ना तो किसी से कोई गलत काम किया है, ना हम गलत इंसान हैं। हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, हमेशा उनका आशीर्वाद लीजिए, अच्छा काम करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सही समय जरूर आएगा। आप अपने सिलेक्शन के बहुत बहुत पास हैं, गिव अप मत करिए। 1 साल 2 साल का गैप होता है गाइस, मुझे पता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल अगर खराब भी गया बेटा, तो लाइफ के आगे आने वाले 40-50 साल तुम अच्छा कर लोगे, ये ध्यान देना। तो साल दर साल बीतता है, उसको लेकर टेंशन में नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस और स्टार्टिंग करते हैं अपने न्यूज के साथ। और हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट और रिजाइन की बात करेंगे, न्यूज नंबर 1। और अपॉइंटमेंट और रिजाइन में यहाँ पर हम बात करेंगे अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान, पहले नंबर पे मुकेश अंबानी फिर से हो गए, रिजाइन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड। तो वैसे जैक मा की जो अपनी कंपनी है वो अलीबाबा है। सॉफ्ट बैंक गाइस एक तरह की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जो जापान की बैंकिंग है। उसके बोर्ड में 11 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से जैक मा ने अभी रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो एक न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, आइए पूरी न्यूज देखते हैं। मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, तो मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो अलीबाबा के को फाउंडर है मिस्टर जैक मा विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अलीबाबा को फाउंडर जैक मा, इन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपना रिजाइन दे दिया है। जैक मा सर्व फॉर नियरली 13 ईयर ऑफ द बोर्ड। तो जैक मा 13 साल से इस बोर्ड में काम कर रहे थे।
और बोर्ड ऑफ मेंबर्स में 11 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जैकमा एक थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी इमेज आ तो नहीं रही है। नहीं आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गाइस हम बात कर रहे थे जैकमा की। सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर थे जिन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है डायरेक्टर की पद से। एग्जैक्टली में अभी सॉफ्ट बैंक की न्यूज आई थी, तो सॉफ्ट बैंक करीब 13 to 14 बिलियन डॉलर लॉस में है, तो हो सकता हो कि जैकमा ने इसलिए रिजाइन दे दिया। अच्छा, एक न्यूज और आई थी कि सॉफ्ट बैंक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाकर 13 करने वाला है, ठीक। तो हो सकता है कि जैकमा इससे थोड़ा नाराज होंगे और उन्होंने रिजाइन दे दिया। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो रीजन है, मतलब जो मेन न्यूज है, वो हमने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो रिसेंटली हु रिजाइन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसने रिजाइन दे दिया? हमें तुरंत आंसर पता है, आंसर इज जैकमा, ऑप्शन नंबर ए, तो हमें ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट सॉरी Who is the present CEO of the सॉफ्ट बैंक? सॉफ्ट बैंक के प्रेजेंट CEO कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो सॉफ्ट बैंक के प्रेजेंट CEO जो है बेटा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मासायोशी सोन। क्योंकि सॉफ्ट बैंक अभी न्यूज में है गाइस, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये रेलवे वाले या एसएससी वाले बच्चे, आपके एग्जाम में किसी एक कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सॉफ्ट बैंक? सॉफ्ट बैंक कहाँ का बैंक है? मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जापान का बैंक है। तो ऑप्शन में जापान है, टोक्यो जापान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैकमा इज द फाउंडर ऑफ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? तो मैंने आपसे क्या बोला था और अभी आपने पढ़ा भी था, तो जैकमा जो है वो अलीबाबा जो प्लेटफॉर्म है, इसके फाउंडर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अलीबाबा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो हमने 4 क्वेश्चन गाइस आराम से देख ली। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट और इंडिसेस की बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट और रिजाइन में हमारे पास एक न्यूज थी, अब हम रिपोर्ट और इंडिसेस की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ध्यान से पढ़िएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज रिलीज। तो एग्जैक्टली में 2018 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी। इसकी मतलब एक तरह की रैंकिंग कि किस शहर ने अपने वेस्ट मैनेजमेंट पे कितना अच्छा काम किया है, ठीक है, और उनको रेटिंग दी जाएगी मोटिवेट करने के लिए। तो उस रेटिंग की हम बात कर रहे हैं गाइस। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज अ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज फॉर द ईयर 1920। तो 2019-20 में किस शहर ने कितना अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट पे वर्क किया, उस पर हम रेटिंग की बात करेंगे। अराउंड 5 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। लगभग 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जरूर आपके एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। और ये 5 शहर कौन कौन से हैं गाइस? तो अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, ये नाम आपको बिल्कुल रट लेना होगा, ठीक है, आराम से रख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा 3 स्टार रेटिंग जो दी गई है वो 65 सिटीज को दी गई है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और 1 स्टार रेटिंग दी गई है 70 शहरों को। तो 70 सिटीज को 1 स्टार रेटिंग, 65 सिटीज को 3 स्टार रेटिंग और 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और ये रेटिंग सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी आपको हमने इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, याद कर लेना है सबको, हर एग्जाम में ये आने की संभावना रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? हु रिलीज अ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज फॉर द ईयर 2019-20? मतलब कौन सा मंत्रालय, तो किस मंत्रालय ने 19-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग शुरू की है, जारी की है? उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Ministry of Housing and Urban Affairs released a star rating of garbage free city for the year 1920. How many cities got 5 star rating? अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अभी। तो कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली? कितने शहरों को गाइस? तो अभी हमको पता है 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। शहरों के नाम आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Ministry of Housing and Urban Affairs released a star rating of garbage free city for the year 1920. How many cities got 3 star rating? तो 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली? तो 3 स्टार रेटिंग 65 सिटीज को मिली थी गाइस, हमको याद है। तो आंसर 65, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और अगर 1 स्टार पूछेगा तो 70, है ना, तो हम इसमें टाइम कम लेंगे। 1 स्टार पूछेगा तो 70, ये भी हमको याद कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की बात, इन विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैड लॉन्च अ रेटिंग सिस्टम ऑफ सिटीज? तो हमको ये याद हो गया 2018 में। पूरी न्यूज एक बार देख लेंगे गाइस।
क्या न्यूज है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार रेटिंग स्कीम लॉन्च की है फॉर द 2019-20 शहरों को स्टार रेटिंग ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने क्या पढ़ा कि 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग और 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। पूरी न्यूज हमें इसके हिसाब से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है ना, यही तरीका है। तो ये जो शो होने वाला है गाइज, ये हमारा बेस्ट करंट अफेयर शो होने वाला है। बस हमें आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए और हमें चाहिए कि भाई अगर भले हम 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इन 4000 बच्चों का मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, न्यूज नंबर 1। तो हमने अपॉइंटमेंट और रिजाइन की बात कर ली, तो एक पॉइंट हमारा वो खत्म हो गया। दूसरा हमने रैंकिंग और इंडिसेस की बात कर ली, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। देखिए, तो इंडिया पोस्ट एग्जिबिट स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू माइग्रेंट वर्कर। स्पेशल पोस्टल कवर का मतलब गाइस, अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो गूगल इमेज पर आप इंडिया पोस्ट स्पेशल पोस्टल कवर डालेंगे तो जैसे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे गाइस नहीं पहले अंतरदेशी आते थे, लिफाफ अंतरदेशी, तो उस तरह का एक पोस्टल कवर होता है इस तरह का। आप न्यूज पर गूगल इमेज पर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट ने एक स्पेशल पोस्टल कवर लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो गाइस, इस समय इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेंट वर्कर है। माइग्रेंट वर्कर मतलब कि जो कि वर्कर, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो थे वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में काम कर रहे थे। अभी वहाँ की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और ये बेचारे बेरोजगार हो गए हैं और ये वहां से स्टेट से निकल के पैदल, साइकिल से या ऐसे ये बेचारे वापस अपने स्टेट की तरफ आ रहे हैं। तो इंडिया पोस्ट ने इनको मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ इनका जो मतलब इनका जो कह सकते हो ना कि इन्होंने जो किया है देश के लिए, इन्होंने जो किया है डेवलपमेंट के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट ने एक स्पेशल पोस्टल कवर लॉन्च किया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। देखिए, इंडिया पोस्ट हैज रिलीज अ स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू द माइग्रेंट वर्कर विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू देम। तो मतलब इन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय डाक सेवा ने क्या किया है, एक विशेष डाक कवर जारी किया है, ठीक है। और देखो, ये डाक कवर मुंबई में जारी हुआ, वो भी देख लो। तो 5 माइग्रेंट वर्कर को बुलाया गया इसको रिलीज करने के लिए, ये जो स्पेशल पोस्टल कवर है उसे रिलीज करने के लिए। और कहां पर? मुंबई की जीपीओ बिल्डिंग में। तो मुंबई की जीपीओ बिल्डिंग में 5 माइग्रेंट वर्कर को बुलाया गया था। ये माइग्रेंट वर्कर डिफरेंट सेक्टर से थे जिन्होंने रिलीज किया स्पेशल पोस्टल कवर। तो among 5 migrants, 2 workers from the construction sector, 1 was taxi driver, 1 was jewelry craftsman and 1 was tailor। हालांकि इतने डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इंडिया पोस्ट ने हमारे देश में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्पेशल पोस्टल कवर लॉन्च किया मुंबई जीपीओ बिल्डिंग में और इसके लिए 5 माइग्रेंट वर्कर को बुलाया गया। इतना ही आपको पढ़ना है, इंडिया पोस्ट मुंबई 5 माइग्रेंट वर्कर किस लिए? श्रद्धांजलि देने के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक। चलिए, तो इंडिया पोस्ट मुंबई हैज रिलीज अ स्पेशल पोस्टल कवर विच हैज बीन डेडिकेटेड टू। तो इंडिया पोस्ट मुंबई ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है जिसे किसको समर्पित किया गया है? तो इसे माइग्रेंट वर्कर को समर्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करें तो इंडिया पोस्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? गाइस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हम क्वेश्चन के साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। तो इंडिया पोस्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the present Union Minister of the Ministry of Electronics and the Information Technology as well as ये जो है इनके पास लॉ मिनिस्ट्री भी है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रविशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। पटना साहिब इनका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट? इंडिया पोस्ट के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शी इज लेडी अरुंधति घोष। ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्टली राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडिया पोस्ट? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, तो यानी गाइस हमने यहाँ पर एक न्यूज की बात और कर ली, नेशनल अफेयर्स की। अब आगे बढ़ेंगे और बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करेंगे। तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का पहला बैंक और पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने वीडियो केवाईसी शुरू कर दी। वीडियो केवाईसी गाइस, अगर आप लोग मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने जनवरी में आपको ये बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है और हमारे देश में वीडियो केवाईसी अब शुरू हो सकती है।
वीडियो केवाईसी का मतलब आप अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर जो भी आप कर रहे हैं वो वीडियो के फॉर्म में बैंक के पास सबमिट कर सकते हैं एज अ केवाईसी। गाइस केवाईसी का मतलब क्या होता है, जो बच्चे बैंकिंग बैकग्राउंड के नहीं है, केवाईसी का मतलब बेटा आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो ना, तो आपको अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ और अपना फोटोग्राफ बैंक को देना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केवाईसी बोलते हैं। केवाईसी बहुत जरूरी है बेटा, वरना अगर बैंक केवाईसी आपसे नहीं लेगा तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बैंक में अपना अकाउंट खोल के ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता है। तो केवाईसी बहुत जरूरी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो केवाईसी शुरू कर दी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं आप। तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसका अपना एक एप्लीकेशन है 811 प्लेटफॉर्म। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि कोटक महिंद्रा बैंक का या फिर 811 एप्लीकेशन किस बैंक का, तो कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कोटक महिंद्रा बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑन कोटक 811 प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई कस्टमर है जो कि मतलब कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है, तो बस वो क्या करे, 811 एप्लीकेशन कोटक महिंद्रा का डाउनलोड कर ले और यहाँ पर वो वीडियो केवाईसी से अपना अकाउंट खोलने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट की बात हो रही है ऑन कोटक 811 प्लेटफॉर्म, वीडियो केवाईसी। ठीक, चलिए। इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर वीडियो बेस्ड जीरो कॉन्टैक्ट ऑनबोर्डिंग सर्विस। वीडियो बेस्ड जीरो कॉन्टैक्ट का मतलब आपका कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट बैंक के एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा। भाई कोविड-19 चल रहा है तो कोई नहीं चाहता ना कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना किसी भी तरह का। आप केवाईसी दे रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट बैंक पहुंचेंगे, अब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है इससे। तो कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो केवाईसी शुरू किया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा आपको। ठीक है, देख लीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी में वीडियो केवाईसी के बारे में गाइडलाइंस अपनी दे दी थी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना होगा। वीडियो केवाईसी क्या होता है तो वो यहाँ पे मेंशन है गाइस, मैंने आपको समझा दिया है, तो इतना पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो नेम द फर्स्ट एवर बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वीडियो बेस्ड केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट। देखो गाइस, सेविंग अकाउंट ये भूलना नहीं। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सेविंग अकाउंट की जगह एफडी आरडी कुछ दे दे और बोले क्या सेंटेंस गलत है, तो आपको याद रखना केवल सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। वो बैंक कौन सा है, वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का पहला बैंक बन गया है और आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू, जो 811 एप्लीकेशन है, उससे आप कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं थ्रू वीडियो केवाईसी। ऑप्शन में करेंट, सेविंग, एफडी, आरडी, तो आपका आंसर क्या होगा, सेविंग अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। आ गया स्टडी पॉइंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अभी क्या होता था कि मैं आपको सामने देता था, अभी तक मैं आपको सामने एक टेबल बनाकर कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको दिख गया। आपको दिखता है ना, आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन में बार बार पूछूंगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, यही इसी का मैं यूज करना चाहता हूँ आपके दिमाग के लिए। आंसर इज मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। भाई कौन है इसमें प्रेजेंट सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। 5 नाम आपके सामने है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर उदय कोटक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक। तो टैगलाइन, तो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं। तो लेट्स मेक मनी सिंपल कौन से बैंक का है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, तो एक न्यूज हमारी वो कंप्लीट हुई। अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं और सबकी तरह इस बार निवेश फर्म बर्नस्टीन प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एट -7%। तो यूएसए का एक इन्वेस्टमेंट फर्म है बर्नस्टीन, इसने बोला है कि भारत की ग्रोथ रेट -7% रहने वाली है। इसका मतलब गाइस, अगर 2019-20 जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे आप लोग फाइनेंशियल ईयर 20 बोलोगे, है ना, ये लास्ट वाले थे 20 में, अगर हमने 100 रुपए अर्न किए थे तो 2020 का जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, फाइनेंशियल ईयर 21 बोलोगे। इसमें भारत केवल 93 रुपीज अर्न करेगा। 100 रुपए से हम 93 पर आएंगे, मतलब -7% का हमारा ग्रोथ रहेगा। यानी हमारी इकोनॉमी 7% क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया पूरा मैटर क्या है। देखिए, तो बर्नस्टीन यूएसए का अपना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने भारत की ग्रोथ रेट को फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -7% बोल दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सुन लिया आपने क्या बोला बर्नस्टीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 बाय बर्नस्टीन।
तो इसका आंसर को पता ही है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर -7%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बर्नस्टीन? तो बर्नस्टीन यूएसए का एक कंपनी है, तो यूएसए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। तो आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री तो नहीं इसमें बोलेंगे, आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक। इसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारा फोकस एमएसएमई पर किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पर किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि अगर कोई एसएमई मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बीएससी और एनएससी पर लिस्टेड होना चाहती है, तो बीएससी और एनएससी पहले फीस लेते थे, तो उस फीस में 25% की कमी देखने को मिल जाएगी। समझिएगा मेरी बात। जैसे गाइस अगर मैं बात करूं आपसे दिल्ली आप लोग जाते होंगे ना, तो दिल्ली में गाइस अगर मैं पालिका मार्केट की बात करूं, पालिका मार्केट, अगर मुझे कोई कपड़े की दुकान खोलनी है तो मुझे पालिका मार्केट में एक शॉप लेना पड़ेगा ना, प्रॉपर मुझे एक शॉप लेना पड़ेगा और इस शॉप से मैं अपने कपड़े बेचूंगा। समझिए मेरी बात। वैसे ही गाइस क्या होता है कि जब देखो अगर कोई कंपनी होती है, कोई XYZ कंपनी है, उसको काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उधार ले ले, उधार डेट, या तो वो पार्टनरशिप कर ले, मतलब वो अपने शेयर बेच ले। तो शेयर बेचने के लिए आपको शेयर मार्केट में आना होगा और हमारे देश का शेयर मार्केट कौन सा है? बीएससी है और एनएससी है। तो बीएससी एनएससी ने क्या बोल दिया है कि अगर तुमको अपनी कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड करनी है, मतलब अगर पालिका का जो मैनेजर है मुझसे क्या बोले कि अगर तुमको हमारे यहाँ एक शॉप लेनी है तो हम रेंट में 25% की कमी कर देंगे, वही सेम है। बीएससी ने से क्या बोला, अगर तुमको अपने शेयर बेचने हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो अगर तुम लिस्टेड होते हो, अगर तुम मतलब कि हमारे यहाँ आते हो, लिस्टेड होते हो, तो हम तुमसे 25% कम फीस लेंगे, ठीक है। देखिए तो बीएससी और एनएससी ने क्या बोला है कि वो अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं 25%, द लिस्टिंग फी ऑफ देयर एसएमई प्लेटफॉर्म। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपना एसएमई प्लेटफॉर्म है, अपना स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, जहां पर सारी की सारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी होती है। तो उसमें अगर कोई नई कंपनी लिस्टेड होगी तो उसे 25% कम पैसा देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और बीएससी और एनएससी ने अपना ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म बनाया था वो 2012 में बनाया था, ताकि हमारे देश की जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये हमारे देश में ये बीएससी और एनएससी मतलब के थ्रू शेयर मार्केट में आके रजिस्टर्ड हो और पैसा वैसा यहाँ से उठाएं। तो 2012 ये भी याद रखना, ठीक है। और कितनी कमी हुई है? 25% की कमी हो गई है। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कट द एनुअल लिस्टिंग फी फॉर देयर एसएमई प्लेटफॉर्म? तो कौन कौन? बीएससी भी, एनएससी भी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए एंड बी बोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट कमी हुई है? भाई कमी तो हुई है, बीएससी एनएससी ने क्या किया है? लिस्टिंग फी कम कर दिया। कितना कम कर दिया है? तो 25% कम कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ बीएससी? अच्छा यहां पर क्या पूछा गया कि बीएससी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो याद रखना बेटा, बीएससी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एसएनपी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप लोग जिसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, आप लोग जिसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? एसएनपी बीएससी सेंसेक्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी एनएससी का, एनएससी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है? तो एनएससी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 है, निफ्टी 50। ये भी आता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी और एनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? तो बीएससी एनएससी दोनों मुंबई में है, तो मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में न्यूज नंबर 4 की बात करने वाले हैं और यहां पर हम कैनरा बैंक की बात करने वाले हैं। तो कैनरा बैंक लॉन्चेस स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल। मतलब कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको धंधा करना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कोविड-19 की वजह से परेशान है, तो आप कैनरा बैंक के पास आ जाओ और कैनरा बैंक आपको लोन देगा। कैनरा बैंक आपको लोन देगा, लेकिन बदले में आपको सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड रखना पड़ेगा। मतलब हम गोल्ड लोन की बात कर रहे हैं। तो कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन सेवा शुरू की, आइए इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है गोल्ड लोन स्कीम।
सिंपल सी लैंग्वेज में, पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन से बैंक ने अभी गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च की, तो कैनरा बैंक। आगे देखते हैं, ठीक है। द बैंक हैज लॉन्च अ गोल्ड लोन कैंपेन टिल 30 जून, मतलब 30 जून तक मतलब ये लोन बांटेगा कैनरा बैंक, और इस पर ब्याज 7.85% का ही आपको देना है, मतलब काफी कम ब्याज देना है। तो याद रखिए कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च की है, और जो भी व्यक्ति इसमें लोन लेता है उसे 7.85% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतना ही न्यूज़ है, यही आपको याद रखना है। हाँ, कैनरा बैंक हमारे देश का चौथे नंबर का बैंक बन गया है, क्योंकि इसमें सिंडिकेट बैंक जो है वो अब मर्ज हो गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा बैंक मर्ज हुआ, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। आइए देखिए यहाँ पे, कैनरा बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर द गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इट्स कस्टमर। आंसर इज गोल्ड लोन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइस, तो मैं पहले आपको एक ट्रिक पढ़ाता था, विजय कैन डू बैंकिंग इन बेंगलुरु। याद है आपको, मेरा ट्रिक था कि विजय का मतलब अमिताभ बच्चन, विजय कैन डू बैंकिंग, विजय से विजया बैंक था, कैन से कैनरा बैंक था, बेंगलुरु। हालांकि विजया बैंक तो रहा नहीं, कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कैनरा बैंक, कैनरा बैंक के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो कैनरा बैंक के प्रेजेंट चेयरमैन है ऑप्शन नंबर डी, टी.एन. मनोहरन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2019 की इनकी ज्वाइनिंग है, और 2019 के इस एग्जाम में पूछा भी आता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक में कैन ही आएगा, टुगेदर वी कैन, ऑप्शन नंबर डी, टुगेदर वी कैन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं, और गाइज यहाँ पर हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं। नाबार्ड, तो नाबार्ड रिलीजेस ₹20,500 करोड़ ऑफ फंड फॉर खरीफ एंड प्री मानसून ऑपरेशन। तो अभी हमारे देश की मानसून जो डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोल दिया है कि 5 जून से हमारे देश में मानसून शुरू हो जाएगा। तो 5 जून से मानसून शुरू हो जाएगा, तो प्री मानसून ऑपरेशन का मतलब कि खेतों को जोतना, उसमें प्रॉपर क्यारी बनाना, पानी की फैसिलिटी मतलब लाना, तो बहुत काम हो जाता है। तो नाबार्ड ने खरीफ क्रॉप, देखो अगर खरीफ क्रॉप अच्छी नहीं हुई ना, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो कि लॉकडाउन की वजह से वैसे भी देश प्रॉब्लम में, तो नाबार्ड नहीं चाहता किसी भी तरह की कोई कमी हो। तो नाबार्ड ने प्री मानसून ऑपरेशन के लिए 20,500 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं पूरी न्यूज। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मीन्स नाबार्ड। तो नाबार्ड रिलीज ₹20,500 करोड़ अमाउंट, ठीक है। अच्छा, द फंड हैव बीन रिलीज टू हेल्प फार्मर इन खरीफ ऑपरेशन एंड ऑल्सो इन देयर प्री मानसून ऑपरेशन। तो जो खरीफ ऑपरेशन का सीजन है, खरीफ क्रॉप का सीजन है, तो खरीफ क्रॉप को प्रॉपर हेल्प करने के लिए और प्री मानसून प्रिपरेशन करने के लिए ये अमाउंट किसने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नाबार्ड का अमाउंट कौन सी क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप, याद रखिएगा। अब देखो ये 20,500 करोड़ रुपए ये कैसे कस्टमर के पास, कैसे फार्मर के पास आएंगे, तो ऑफ द लोकेटेड अमाउंट ₹15,200 करोड़ इज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू कोऑपरेटिव बैंक। तो 15,200 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक को दिए जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक से कस्टमर तक पहुंचाए जाएंगे, और 5,300 करोड़ रुपए रीजनल रूरल बैंक के थ्रू कस्टमर तक मतलब फार्मर तक पहुंचाए जाएंगे। तो नाबार्ड 20,500 करोड़ रुपए दे रहा है किसानों को, बेसिकली खरीफ क्रॉप के लिए और प्री मानसून प्रिपरेशन के लिए। 15,200 करोड़ रुपए फार्मर्स को मिलेंगे कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू, और 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी के थ्रू मिलेंगे। इतना कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। आज क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि आत्मनिर्भर भारत में नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, ये इसीलिए दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड व्हाट अमाउंट रुपीस स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक एंड द आरआरबी इन वेरियस स्टेट। तो नाबार्ड विभिन्न राज्यों में सहकारी बैंकों और आरआरबी के थ्रू कितना रुपए का विशेष तरलता सुविधा प्रदान करेगा। आपके सामने 5 ऑप्शन है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 20,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइस, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर हर्ष कुमार भनवाला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो गाइस आपने एक बात तो देखी, आप ये तो मानोगे कि कोविड 19, जो ये कोविड 19 है, ये पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल सकता है, पूरी इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया है इसने, मतलब किसी भी देश को ये बर्बाद कर सकता है। तो ये तो एक वायरस था, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं इसके अलावा जो किसी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं? तो जी हाँ, उस देश की सैटेलाइट है ना गाइस। अगर मान लीजिए किसी देश ने कुछ ऐसे वेपन बना लिए जो कि दूसरे देश के पूरे सैटेलाइट को खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो सोचिए जरा कि क्या दशा उस देश की होगी। मतलब आपको पता है, आप इंटरनेट की बात कर लें, आप टीवी की बात कर लें, मतलब कितनी चीजें अब हम सैटेलाइट पर डिपेंडेंट हो गए हैं उसकी वजह से। और अगर सैटेलाइट खत्म हो जाए तो क्या होगा? इसी को देखते हुए जापान लॉन्चेस न्यू यूनिट फॉर डिफेंस इन आउटर स्पेस कॉल्ड स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। तो जापान ने अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन नामक बाहरी अंतरिक्ष में रक्षा के लिए नई इकाई शुरू की है। तो बेसिकली जापान ने अपना एक स्क्वाड्रन बनाया है नया, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, जिसका काम होगा जो जापान की जो सैटेलाइट हैं उनकी रक्षा करना। तो स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन देखिए यहाँ पे, तो जापान ने एक अपना नया डिफेंस यूनिट लॉन्च किया जो कि मतलब मॉनिटर करेगा और काउंटर थ्रेट करेगा टू द सैटेलाइट ऑफ जापान। तो जापान ने एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है जो जापान के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और मुकाबला करेगी। द यूनिट इज नेम स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। तो जो नई डिफेंस यूनिट है उसका नाम क्या है गाइस? उसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, और ये जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस ये ऑलरेडी पहले कर चुका है। यूएस ने अपना चौथा डायमेंशन लॉन्च कर दिया था। चौथे डायमेंशन का मतलब एक तो गाइस आर्मी होती है, एक नेवी होती है, एक एयरफोर्स होता है, और चौथा डायमेंशन मतलब स्पेस फोर्स है ना। तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, ये नाम मत भूलना, SOS, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। ठीक है, जापान ने अभी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज 20 मेंबर, इसमें 20 मेंबर हैं और विल बिकम फुल्ली ऑपरेशनल बाय द ईयर 2023, और 2023 से ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं, इनका काम है मॉनिटर करना और प्रोटेक्ट करना जापानी सैटेलाइट को फ्रॉम द एनिमी अटैक और स्पेस डिब्रीज। मतलब कि अगर कोई दुश्मन अटैक करता है सैटेलाइट पर, या फिर जो मलबे नहीं होते अंतरिक्ष में, जो मतलब मलबे, उनसे जापान की सैटेलाइट को मॉनिटर करना और रक्षा करना, ये स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन का काम होगा। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है कि जापान ने जो अपना अभी एक मतलब अपने सैटेलाइट के लिए जो अपनी डिफेंस यूनिट लॉन्च की, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। इसमें कितने मेंबर हुए? इसमें अभी 20 मेंबर हैं। किस ईयर तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा? तो 2023 तक ये पूरा ऑपरेशन में आ जाएगा। इसका काम क्या है? तो एनिमी अटैक और स्पेस डेब्रीज से सैटेलाइट की रक्षा करना। ये सब न्यूज आपको पढ़नी ही पढ़नी है गाइस। चलिए, तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन इज अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च बाय विच कंट्री टू मॉनिटर इट्स सैटेलाइट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जापान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has launched a new unit to step up defense in outer space? What is the answer? And the answer is Japan. Option number B is right answer. What is the currency of Japan? Very good, very simple question. Answer is yen. Option number A. Who is the present prime minister of Japan? कौन है भाई? तो ये कौन है? ये शिंजो अबे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे गाइस। तो आपको पता है अभी WHO की असेंबली चल रही है ना, 73rd एडिशन है। हम इसके बाद हमारे पास न्यूज है उसकी भी। तो चाइना अनाउंसेस 2 बिलियन USD इन कोरोना वायरस हेल्प एट WHO असेंबली। तो चीन ने WHO की असेंबली में कोरोना वायरस में हेल्प करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। आइए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाइना विल प्रोवाइड 2 बिलियन USD ओवर 2 ईयर टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो अगले 2 सालों में चाइना 2 बिलियन USD की हेल्प करेगा कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए। The $2 billion over the next 2 years will support COVID-19 response effort, particularly in developing country. तो विकासशील देशों में महामारी से जो नुकसान हुआ है उसमें राहत देने के लिए ये $2 बिलियन 2 साल में चाइना खर्च करेगा। तो चाइना 2 बिलियन 2 साल में बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो चाइना कितना पैसा दे रहा है भाई? चाइना अगले 2 सालों में कितना पैसा दे रहा है? तो चाइना अगले 2 सालों में $2 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो इंडिया इज अमंग 62 कंट्रीज दैट हैव मूव अ प्रपोजल एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 62 देशों में से इंडिया भी है जिन्होंने मांग की है कि मतलब आइडेंटिफाई द जूनोटिक सोर्स, मतलब कि कोरोना वायरस स्रोत की पहचान के लिए डिमांड किया है। ठीक है, तो विच कंट्री इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रपोजल। तो भारत उन 62 देशों में शामिल है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोरोना वायरस के जूनोटिक स्रोत की पहचान करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखो, दिमाग देखो, इस प्रस्ताव में यूएसए चाइना दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चाइना तो करेगा ही नहीं करेगा, यूएसए ने भी नहीं किया, ये भी देखो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी बोथ, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एपिक सेंटर ऑफ कोरोना वायरस। पहला एपिक सेंटर, तो दूसरा यूरोप था, पहला वुहान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करेंसी ऑफ चाइना, तो चाइना करेंसी रनमिबी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं और बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया में अभी क्या हुआ है, नाइजीरिया में एक अलग तरह का बुखार पैदा हुआ है जिसे हम लासा बुखार बोलते हैं, जिसने नाइजीरिया में 41 लोगों की जान ली है, लासा फीवर। अब ये लासा फीवर की बात करें गाइस, तो वैज्ञानिक का कहना ये है, ये लासा फीवर बेसिकली रैट मतलब चूहों के मलमूत्र या उनके जो लार वार हैं उनके संपर्क में आने से ही बीमारी फैलती है। आइए तो हम बात करते हैं लासा फीवर की। तो 41 लोगों की मौत हो गई है लासा फीवर की वजह से नाइजीरिया में। नाइजीरिया में एक जगह है बाउची, बाउची मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर 41 लोगों की मृत्यु हो गई है। देख लो भैया, ये भी एक न्यूज है यहाँ पर। ठीक है, और लासा फीवर इज बिलीव टू बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सालिवा, यूरिन और एक्सट्रैक्ट ऑफ रैट। तो अगर आप चूहों के लार मलमूत्र के संपर्क में आते हैं तभी हमारी ह्यूमन के अंदर आती है। लासा फीवर, नाइजीरिया, 41 लोगों की मौत हुई है, ये भी देख लीजिए भैया आप लोग। चलिए क्वेश्चन, रिसेंटली a total of 41 people have died from Lassa fever in Nigeria. Lassa fever is mainly transmitted to human when they come in contact with the saliva, urine and excreta of, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज रैट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहने का मतलब क्या बोला गया कि नाइजीरिया में 41 लोगों की मौत हो गई है लासा बुखार से। ये लासा बुखार किन के थ्रू मतलब फैलता है, तो रैट के थ्रू। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। ईमानदारी से आंसर करिएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है गाइस, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, ऑप्शन नंबर बी, अबूजा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है, तो नाइजीरिया की मुद्रा है नैरा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए तो आगे बढ़ेंगे गाइस और इंटरनेशनल अफेयर्स में नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। तो इंडिया प्रोवाइड 2 मिलियन USD टू यूनाइटेड नेशन UNRWA फॉर वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो भारत ने $2 मिलियन की हेल्प की है UNRWA की फॉर वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजी। मतलब ये यूएन का वो बॉडी है जो कि पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। 2 मिलियन की हेल्प की है। देखिए, तो इंडिया ने $2 मिलियन की हेल्प की है इन एड टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी वर्किंग फॉर द वेलफेयर। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये देखो UNRWA, ये एक एजेंसी है जो कि पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के वर्किंग के लिए काम करता है। तो भारत ने काफी हेल्प की है। अभी 2019 की बात करें, भारत ने $5 मिलियन की हेल्प की थी और 2020 में भी भारत ने $5 मिलियन की हेल्प करने की बात बोली है, जिसमें से 2 मिलियन की बात ये हो रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू द UNRWA। इसका आंसर क्या होगा, $2 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन और, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है मोहम्मद सत्तायर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में कौन सी मुद्रा चलती है, जरा बताइए मुझे। तो पैलेस्टीन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पाउंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNRWA, जरा इसका आंसर दीजिए। UNRWA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो UNRWA का हेडक्वार्टर जो है वो है अम्मान, जॉर्डन में, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 5 की बात करेंगे और यहाँ पर हम फिर से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात कर रहे हैं। अभी एक न्यूज हमने आपको दी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चाइना ने $2 बिलियन की हेल्प करने की बात बोली। आइए उसकी बात करते हैं। ध्यान देना, ये 73वां एडिशन था, 73rd एडिशन था। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात कर रहे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की।
उसका 73rd एडिशन मीटिंग चल रही है, वर्चुअल चल रहा है। और इंडिया की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73वें एडिशन में। भूलना मत 73वां, मैं 12 बोल रहा हूँ, ठीक। चलो, तो करीब 120 कंट्री बैक द रेजोल्यूशन टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन चाइना ओवर द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। तो लगभग 120 देशों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में चाइना पर जांच करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये हेल्थ असेंबली की बात कर रहे हैं, 120 देश, ठीक है। ये देखो, अच्छा, ये जो रिजोल्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन ऑन कोविड-19। तो इस रिजोल्यूशन को इनिशिएट किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन ने इस रिजोल्यूशन को वो किया, मतलब इनिशिएट किया। इंडिया ने भी इसमें हामी भरी है, ठीक है, इंडिया ने भी वोट दिया इसी पक्ष में। तो हालांकि ये आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इंडिया की बात करें, हाँ ये देखो, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अभी तक चेयरमैनशिप जापान के पास थी, तो जापान से इंडिया को मिल जाएगा, मिला नहीं है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और जापान हटेगा और इंडिया बनेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। चलो, अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विच मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया अटेंडेड द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 73वां एडिशन था, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत को रिप्रेजेंट किया है मिस्टर हर्षवर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Who among the following has been appointed as the new president of the World Health Assembly? It is very very important question. New president of World Health Assembly का कौन बना? यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर देखिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर केवा बेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन और, केवा बेन रिलेटेड टू विच कंट्री? तो केवा बेन जो कि अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है, लेडी है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज बहामास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अराउंड हाउ मेनी कंट्री बैक द रिजोल्यूशन टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन चाइना? आंसर इज 120। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Which edition was held by the World Health, मतलब कौन सा एडिशन था? तो ये 73वां एडिशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट पे है, ठीक। साइसेक के CYSEC लॉन्चेस प्रोग्राम हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। तो कर्नाटका का जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसने इस साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हैक नाम का एक प्रोग्राम चलाया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। गाइस, एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, एक्सेलरेटर का मतलब स्पीड को बढ़ाना। तो एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ब्रांडेड एज हैक, HACK, ये हैक प्रोग्राम है, हैज बीन लॉन्च बाय द कर्नाटका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, साइसेक के। तो कर्नाटका का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने हैक नाम का एक प्रोग्राम चलाया है कर्नाटका में, और इसका ऑब्जेक्टिव है जो कर्नाटका में साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो हैक इस कर्नाटका फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम कंप्राइजिंग 21 स्टार्टअप ऑन बोर्ड। तो 21 स्टार्टअप के साथ ये हैक स्कीम शुरू हुई है, जिसके तहत इन 21 स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कर्नाटका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। नाम क्या होगा? HACK, हैक। याद कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक। हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप लॉन्च बाय विच स्टेट? तो हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका लॉन्च हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइसेक। साइसेक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो साइसेक का फुल फॉर्म आपके सामने है, कर्नाटका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, साइसेक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हैक किस कर्नाटका फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम कंप्राइजिंग हाउ मेनी स्टार्टअप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who is the present governor of Karnataka? एक स्टैटिक क्वेश्चन। कर्नाटका के भाई चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी आपको पता है, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वाजूभाई वाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अब बढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट पर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, ₹5.12 लाख करोड़ रुपीस का। ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज ये अभी तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है, 5.12 लाख करोड़ रुपए का, ठीक।
तो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अभी तक का सबसे बड़ा बजट 512860.72 करोड़, मतलब करीब 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज, एसेंचर एक्वायर स्टार्टअप बाइट प्रोफेसी। बाइट प्रोफेसी बेसिकली ये अहमदाबाद की एक स्टार्टअप कंपनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो एसेंचर ने बाइट प्रोफेसी नाम के स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती थी। ठीक है, तो एसेंचर की बात करें, एसेंचर हैज एक्वायर्ड अहमदाबाद बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप बाइट प्रोफेसी फॉर एन अनडिस्क्लोज सम। मतलब जितने में एक्वायर किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी एसेंचर ने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसेंचर? तो एसेंचर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एसेंचर आयरलैंड की कंपनी है कहीं, हाँ, डबलिन आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। तो एसेंचर डबलिन आयरलैंड की कंपनी है। हु इज द सीईओ ऑफ द एसेंचर? इस समय कौन है? तो सीईओ देख लो गाइस, रेलवे एसएससी वाले बच्चे ध्यान से पढ़े से, इसका आंसर होगा जूली स्वीट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पॉइंट, वाइस एडमिरल विनय बधवार wins 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड फ्रॉम यूके। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है ये बेसिकली हाइड्रोग्राफी में दिया जाता है। और वाइस एडमिरल विनय बधवार जो है ये हमारे देश के हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो वाइस एडमिरल विनय बधवार की बात करें, इनको 2019 अलेक्स डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो विनय बधवार वॉज ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन हाइड्रोग्राफी एंड अक्रॉस द वाइडर इंडियन ओशियन रीजन। तो विनय बधवार को भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड विनय बधवार। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड? आंसर क्या होगा? आंसर इज वाइस एडमिरल विनय बधवार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Vice Admiral Vinay Badhwar received the Ati Vishisht Seva Medal for distinguished service of an exceptional order during peacetime in which year? तो वाइस एडमिरल विनय बधवार को किस वर्ष में शांति काल के दौरान एक असाधारण क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया? ये भी देख लो। तो जो विनय बधवार है इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 19 मतलब कि लास्ट ईयर ही मिला है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन डेवलप रेल बोट टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स। तो गाइज आपको पता है कि रेलवे के भी हॉस्पिटल्स होते हैं और उनके डॉक्टर भी कोविड-19 पेशेंट की देखरेख कर रहे हैं। तो वही है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए रेल बोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया है जो कि मतलब मेडिसिन, फल फूल ये सब जो है ये सब मतलब मरीजों को देगा, जिससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, रेल बोट। तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने डेवलप किया है एक रोबोटिक डिवाइस रेल बोट या आर बोट टू असिस्ट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंक्शन टुवर्ड पेशेंट केयर इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। तो मालूम चल गया। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने एक मतलब कि रेल बोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो आर बोट है, ये जो रेल बोट है, ये रोबोटिक डिवाइस डेवलप किसने किया है? इनका नाम है मिस्टर हेम सिंह बनोत, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर है। इन्होंने मतलब इनकी टीम ने ये रेल बोट जो है आर बोट है उसे डेवलप किया है। यहाँ पे क्वेश्चन, तो विच रेलवे जोन डेवलप अ रोबोटिक डिवाइस रेल बोट टू असिस्ट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंक्शन? कौन से रेलवे जोन ने गाइस? तो साउथ सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द आर बोट रोबोटिक डिवाइस वॉज डेवलप्ड बाय विच पर्सन? तो ये हेम सिंह बनोत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे? साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, गाइस मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको स्टैटिक के क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा और बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा इसे। ठीक है, और हम कल फिर मिलेंगे और फिर से हम अपने करंट अफेयर्स की अच्छी बात करेंगे। गाइस आपको पता है, मैं थोड़ा सा अपने आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। गाइस आपको पता है कि अभी IBPS का रिजल्ट भी आ गया जो है, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, और अभी आपका और भी रिजल्ट आएगा। तो शुरुआत मतलब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, रिजल्ट आएंगे, एक एक्साइटमेंट होगा जिनका भी सिलेक्शन होगा, और जिनको सिलेक्शन लेना है उनको भी एक्साइटमेंट होगा कि चलो अब भी वैकेंसी आ जाएगी।
तो ये समय है अपने आप को प्रिपेयर करने का, स्ट्रॉन्ग करने का। अपने अपने होप को लूज मत करिए और किसी ऐसे काम में व्यस्त मत होइए जिससे आपका करियर खराब हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।